हेलो बेटा। तो बेटा आप चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर हमारा, दैट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैप्टर में मॉडल पढ़ा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात की। ठीक है, उसके बाद आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा। नेक्स्ट एक इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, दैट वन इज बोहर एटॉमिक मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद वाले कंसेप्ट जो है वो आगे काफी आप बेसिक चीजें केमिस्ट्री की इसमें हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में आपको आज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से आप इस टॉपिक को देखोगे तो बोहर एटॉमिक मॉडल को स्टडी करने से पहले जो हमने प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा, दैट वन इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसकी जो ड्रॉबैक थी, उसकी जो लिमिटेशंस थी, ठीक है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हुए उन्हीं को रिमूव करने के लिए ये मॉडल दिया गया था। नील बोहर ने ये एटॉमिक मॉडल दिया था। तो उसको मैं थोड़ा सा अगर रिमाइंड करूं तो रदरफोर्ड की मेन ड्रॉबैक्स क्या क्या थी। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक मैक्सवेल थ्योरी है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, जिस थ्योरी में मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है उसको एक्सप्लेन करने में वो रदरफोर्ड का मॉडल फेल था। उसको सही ढंग से वो ओबे नहीं कर पा रहा था, फेल था। और मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या बताया गया था बेटा, कि उसमें कहा गया था कि कोई भी एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, जब वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं, तो जब उसकी वो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द जब रोटेट करेंगे तो कंटिन्यूसली वो एनर्जी बाहर की तरफ लूज करेंगे। ठीक है, मींस जैसे उसमें ये था कि हमारे पास कोई एक का जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सेंटर में है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द कोई स्मॉल चार्ज का अपोजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जब इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे तो उसकी रिवोल्यूशंस के कारण, हर एक रिवोल्यूशंस में वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करने के कारण उनका पाथ जो है वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होते जाएंगे टुवर्ड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के टुवर्ड अगर अट्रैक्ट होंगे तो वो सर्कुलर पाथ की बजाय एक स्पाइरल पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में जाके वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, जिसके कारण वो एटम कोलैप्स हो जाएगा, मतलब अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोलैप्स हो जाता है। तो ये एक मेन ड्रॉबैक थी जिसमें रदरफोर्ड जो था वो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने में हेल्पलेस था, मतलब उसको सिर्फ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके अलावा उसकी एक और ड्रॉबैक थी कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा कि जब व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं, ठीक है, तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बनना शुरू हो जाते हैं उसके। तो उस स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन लाइक एटम्स की, हाइड्रोजन की तरह का एटम है, उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो फेल था। तो इन्हीं दो ड्रॉबैक्स को लेकर ओवरकम करने के लिए, रिमूव करने के लिए नील बोहर ने एक मॉडल दिया था। नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये मॉडल जो था बेटा, ये क्वांटम मैकेनिक, जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल जो है उसके ऊपर बेस्ड था। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब उसने एनर्जी को क्वांटाइज करते हुए बताया था, जो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल के जो मेन पोस्टुलेट्स थे, तो मैं वहां यहाँ पर एक एक पोस्टुलेट्स यहाँ पर आपको बताऊंगा। दैट वन इज द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो इसको हम अगर हम स्टडी करें तो पोस्टुलेट्स में सबसे पहली बात उसने कही थी कि अकॉर्डिंग टू नील बोहर, कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है उसका सेंटर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का बना होता है। दैट वन इज, उसके जो रदरफोर्ड के कुछ एक पोस्टुलेट्स थे उन्हीं को लिया था, उनमें से कुछ एक पोस्टुलेट्स को उसने मॉडिफाई किया था। मतलब जैसे ये मॉडल जो था, इन ड्रॉबैक्स को, जो कि इसका मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है या फिर हमारे पास जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए नील बोहर का जो मॉडल था वो काफी यूजफुल था, ये काफी हेल्पफुल था। ठीक है, तो उसके कुछ एक पोस्टुलेट, तो मेन जो बोहर का मॉडल था उसमें मेन चीज ये बताई थी कि एटम है, एटम के पास एक न्यूक्लियस है जो कि जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसके बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एटम हैज ए न्यूक्लियस, दैट इज एटम हैज ए न्यूक्लियस, दैट इज एटम हैज ए न्यूक्लियस, atom has a nucleus, atom has a nucleus where all protons and neutrons
और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसके बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस एटम का जो है वो उसके सेंटर में होता है। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि इसका एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का बना होता है, जो कि प्रोटॉन्स और जिसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये कहा गया था कि एटम हैज इन न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का बना होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और ये जो है इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। तो हम ये इसने भी कहा था कि इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। ये एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियस जो है उसका, वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दैट वन इज इट्स फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट जो बोर ने कहा था वो ये कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट वन इज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, और वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। जैसे प्लैनेट, उसको इसने जो प्लैनेटरी सिस्टम है हमारा, प्लैनेट जैसे सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, उससे रिलेट करते हुए बताया था। तो उसने कहा था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स दैट वन इज इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus like planets, like ऐसे बोल सकते हैं कि revolve around the nucleus, जैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द same way as that of planet revolving around the sun, ठीक है। in the same way, जैसे हम बोल सकते हैं in the same way as the planets revolve around the sun, जैसे प्लैनेट जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसने ये बात कही थी, इसी में ये कही थी कि जब उसकी रिवोल्यूशन होती है, जब जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी जो अट्रैक्शन होती है, वो जो अट्रैक्शन जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, वो उसकी अट्रैक्शन फोर्स जो है वो उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। मतलब उसने कहा एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। जब भी कोई चीज सर्कल में रिवॉल्व करती है तो बेटा उसकी एक फोर्स उसकी सेंटर से आउटसाइड की तरफ लगती है और एक टुवर्ड लगती है, ठीक है। जो टुवर्ड की तरफ, मतलब जो सेंटर के टुवर्ड फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और जो अवे लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसमें फिर इसी में इसने कहा था कि दैट इज जो फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ऑफ attractions between the electrons and nucleus is equal to centrifugal force, ठीक है। तो उसके बीच की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके बीच की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ठीक है, फोर्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो सेंट्रीफ्यूगल, मतलब बोलने का ये है कि हमारे पास यहां पर जैसे सेंटर में न्यूक्लियस है ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके इर्द गिर्द अगर ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा है, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, आप जानते हो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो उसकी फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उसकी एक जब वो मूव करेगा सर्कल में तो उसकी आउटसाइड भी एक फोर्स लगेगी जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों फोर्स जो वो आपस में इक्वल होंगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस तरह से उसने कहा था कि दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जिसके कारण ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दैट इज, हम ये बोल सकते हैं कि अगर देखो सीधी सी बात है कि अगर कोई एक सेंटर में अगर वो एक चीज अगर किसी एक चीज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और उसकी आउटसाइड फोर्स और इनवर्ड फोर्स दोनों अगर इक्वल होती है, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, बिल्कुल एक सर्कुलर होगा, ना तो बाहर की तरफ मूव करेगा वो ना ही इनवर्ड मूव करेगा। तो इसका बोलने का मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, दैट इज
वी कैन से दैट इज, यहां पर लिख सकता हूं दैट इज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस in certain circular पाथ, ठीक है। एक निश्चित सर्कुलर पाथ जो था उसके उसमें वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ना तो वो मतलब उनका स्पाइरल पाथ नहीं था जो कि रदरफोर्ड के मॉडल का था। उसने तो ये कहा था कि वो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये नहीं कहा था कि वो सर्टेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते, तो बोर ने ये कहा था वो सर्टेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट का नाम दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से उसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि इसमें ये जो सर्कुलर पाथ बनते हैं तो इसके इर्द गिर्द अब एक न्यूक्लियस जो है, जैसे न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ बनेंगे, तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ में केवल किसी एक निश्चित एक ऐसा पाथ, जिसमें नेक्स्ट पोस्टुलेट जो था उसने ये कहा था कि जैसे मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ऐसे बता रहा हूँ, इसका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ बन रहे हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ बनेगी इसके इर्द गिर्द, ठीक है। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन्स उसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा NH/2 पाई का, ठीक है। मतलब H/2 पाई का जो n मीन्स वेयर n इज होल नंबर या इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3, n की वैल्यू 1 2 3 आएगी। तो बोलने का मतलब यह है कि एक ऐसा सर्कुलर पाथ जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो H/NH, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है H/2 पाई का, उसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इस पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट है इसका ये कि इसमें ये कहा गया कि आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल पाथ, इनफाइनाइट number of that is out of infinite number of circular orbit the electrons revolve around, that is orbit the electrons revolve in, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा in only those orbits which are, हम बोल सकते हैं those orbits which are integral multiple of whose angular momentum, that is whose angular momentum, ठीक है, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो whose angular momentum is integral multiple of, that is whose angular momentum is integral multiple of H/2 pi, that is इसका मतलब हुआ that one is NH upon एंगुलर मोमेंटम। अब दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, पहले तो मैं बात कर रहा हूं मोमेंटम की। तो देखो मोमेंटम का फिजिक्स में आपने टॉपिक पढ़ा, और मोमेंटम क्या होता है, देखो जब कोई बॉडी एक लीनियर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी आपके पास होती है, ठीक है। अब वो जो बॉडी मूव कर रही है वो सर्टेन मास की होती है। मोमेंटम का अगर बताऊं तो मैं इसको ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं कि एक मान लिया कि एक स्कूटर ले लेता हूं जिसका मास कम होगा, और एक ट्रक ले लेता हूं। स्कूटर भी सेम वेलोसिटी, मतलब स्कूटर और ट्रक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और स्कूटर जो है वो दीवार के साथ टकराता है, ठीक है, और ट्रक भी टकराता है, ठीक है, और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इस केस में आप देखोगे कि हमारे पास किससे दीवार के ऊपर किससे ज्यादा नुकसान होगा, ट्रक से या स्कूटर से। तो आप बोलोगे ट्रक से, जबकि दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं। तो ट्रक से क्यों, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मास इनटू वेलोसिटी जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। हम बोलेंगे हमारे पास ट्रक का मोमेंटम ज्यादा था एज कंपेयर टू स्कूटर, ठीक है। तो जब हम मास को उसकी वेलोसिटी, किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका कहलाता है मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो उसका मोमेंटम जो है उसको हम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी जो है उस केस में एक टर्म और आ जाती है दैट इज रेडियस, ठीक है। तो उसको हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो mvr हमारे पास बन जाता है उसका एंगुलर मोमेंटम, उसको हम उसका एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है। तो दैट वन इज एंगुलर मोमेंटम, दैट वन इज mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
इंटीग्रल n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, दैट इज MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स था, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग की हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, सर्टेन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, और उसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम दैट इज MBR, ठीक है। तो MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर इस इंटीग्रल पाथ में मूव कर रहा है तो हमारे पास NH अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, वेयर N इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो वी कैन से दैट जो ऑर्बिट आपके पास बनेगी इसके इर्द गिर्द, जो ऑर्बिट हमारे पास बनेगी, तो ऑर्बिट हमारे पास ऐसे आएंगी, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ऐसे N की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, दैट इज 1 पुट किया तो बन जाएगा h अपॉन 2 पाई फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो दूसरे अगर सेकंड के लिए बात करें तो वो बन जाएगा आपके पास 2 अगर पुट करें तो आपके पास बन जाएगा, दैट इज वैल्यूज अगर हम पुट करते जाएं, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी, दैट इज h अपॉन 2 पाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा दैट इज सिमिलरली 2h अपॉन 2 पाई, ठीक है, सिमिलरली 3h अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। तो सो ऑन करते हुए ऐसे आपके पास एंगुलर मोमेंटम हर एक ऑर्बिट जो सर्कुलर पाथ बनेगा, स्टेशनरी पाथ बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो वो NH अपॉन 2 पाई आपके पास आएगा। N इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल्स, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो नंबर हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट शेल है तो 1h अपॉन 2 पाई आ जाएगा, सेकंड है तो 2h अपॉन 2 पाई हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो ये दैट वन इज द थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट जो था दैट वन इज, तो अगले पोस्टुलेट में इसने कहा था कि हमारे पास दैट इज फोर्थ वन। तो फोर्थ पोस्टुलेट में इसने कहा था कि जैसे हमारे पास फिर उसने ये कहा था कि जब तक अगर इलेक्ट्रॉन्स कोई, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये इसके इर्द गिर्द का सर्टेन सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से अगर इसके पाथ इसके इर्द गिर्द बन रहा है, ठीक है, सर्टेन सर्कुलर पाथ, दैट वन इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रहता है, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट में रहता है, ठीक है, तब तक ना तो वो एनर्जी लूज करता है ना ही गेन करता है, ठीक है। तो जैसे ही वो बाहर से कोई एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो बाहर से जब व्हाइट लाइट या कोई भी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करना शुरू कर देता है। तो पहले हम बोल सकते हैं कि जब व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन इन एनी वन ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने किसी सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट में है तब तक ना तो वो एनर्जी लूज करता है ना ही एनर्जी गेन करता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दैट इज इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेशनरी मतलब जो स्टेबल उसकी स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन में जो ऑर्बिट बन रही है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, इट डज नॉट लूज एनर्जी। हम ऐसे बोल सकते हैं इट डज नॉट लूज एनर्जी, तो ये एनर्जी लूज नहीं करेगा, इट डज नॉट लूज एनर्जी, ठीक है। तो इस स्टेट को जब तक वो अपनी स्टेशनरी स्टेट है उसकी नॉर्मल स्टेट कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो इसको मानेंगे इट इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट, उसको हम उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब ये जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसमें हमारे पास जो स्टेशनरी ऑर्बिट बनती है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा ही जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा, इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे न्यूक्लियस है, इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन लाइज कर रहा है तो इसकी एनर्जी भी एक सर्टेन होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से डिफर करेगी, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे पास हम आउटसाइड बाहर की तरफ जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की nth ऑर्बिटल तक एनर्जी जो इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बाहर की तरफ इंक्रीज करते जाते हैं क्योंकि उसके बीच में वो उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होती जाती है और न्यूक्लियस के साथ जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारे पास एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद ईच स्टेशनरी ऑर्बिट एसोसिएटेड विद
एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, ठीक है, तो आपके पास एनर्जी भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एनर्जी दैट इज इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। हम बोलेंगे एनर्जी इंक्रीज, दैट इज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज एनर्जी इंक्रीज with increase the distance, with increase the distance increase the distance, ठीक है, of the orbit from the nucleus, of the orbit from the nucleus, ठीक है। तो इसका ये मेन पोस्टुलेट जैसे हमारे पास, मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका ये फर्स्ट एनर्जी शेल्स, ये इसकी सेकंड, ठीक है, ये इसकी थर्ड, ठीक है, ये इसकी फोर्थ, ऐसे बनती है, दैट इज n इक्वल टू 1, ठीक है, 2 3 4 ऐसे बन रही है आपके पास। जो आपके पास जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आपके पास इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी शेल्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी इंक्रीज करती जाती है उसमें, ठीक है। तो उसमें ग्रेटर डिस्टेंस होने पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ज्यादा एसोसिएट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट आता है। नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट हमारे पास बनता है कि ये डिफरेंट एनर्जी शेल जो इसकी बन रही है, ठीक है, इसी में हम एक बात बताते हैं कि जो डिफरेंट एनर्जी शेल जो बनती जाती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इसको 1 2 3 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। दैट इज, इट इज डिनोटेड एज, दैट एनर्जी शेल्स डिनोटेड एज एनर्जी शेल्स, इनको हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं। ऑर्बिट जो डिफरेंट एनर्जी की जो ऑर्बिट बन रही है इसको हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं। तो हम बोलेंगे दैट इज एनर्जी शेल्स, दैट एनर्जी शेल्स आर डिनोटेड एज, ठीक है, 1 2 3 सो ऑन, और कैपिटल K L M और N, या तो हम इसको KLMN से शो करते हैं, या फिर हम 1 2 3 4 से हम इसको शो करते जाते हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास आता है इसका, तो इसने अब ये कहा था कि जैसे कोई एक, हमने पढ़ा कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी शेल्स में, मतलब अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में लाइज कर रहा है, तो उस वक्त वो उसमें कोई एनर्जी का लूज और गेन नहीं हो रहा है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें जब कोई एटम जो है वो बाहर से आउटसाइड सोर्सेस से एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, मतलब जैसे व्हाइट लाइट, सनलाइट अगर इसके ऊपर गिरती है एटम के ऊपर और बाहर से ये एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तो एनर्जी अब्सॉर्ब करने पर ये हायर एनर्जी शेल्स में जंप कर जाएगा, ठीक है, हायर एनर्जी शेल में जंप कर जाता है, ठीक है, और वहां जाके जो एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की होती है उसको वो बाहर की तरफ एमिट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, और एमिट करने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स जब आउटसाइड सोर्सेस से जब रेडिएशंस या एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है, तो अब्सॉर्ब करने पर वो हायर एनर्जी शेल्स में जंप कर जाएगा, ठीक है, और हायर एनर्जी शेल्स में जंप करने पर वहां पर एनर्जी को एमिट कर देगा, मतलब हाईएस्ट एनर्जी शेल्स में वो एनर्जी को एमिट करता है, ठीक है, और यहाँ पर ये लोएस्ट में अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। अब्सॉर्ब करने पर वो हाईएस्ट एनर्जी शेल में चला जाता है, और ठीक है, और जो एनर्जी उसने अब्सॉर्ब की होती है उसको बाहर एमिट करने पर फिर से वो जंप कर जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में जिस स्टेट तक मूव करता है उसको हम बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट, दैट वन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल में ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोएस्ट एनर्जी शेल से हाईएस्ट एनर्जी शेल्स में जंप करते हैं जब वो बाहर आउटसाइड सोर्सेज से एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है, और एनर्जी को वो एमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें आता है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। एमिशन हम बोल सकते हैं कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ, दैट वन इज एमिशन एंड, हम ऐसे बोल सकते हैं एमिशन एंड absorptions of energy, emission and absorption of energy in the form of radiations, ठीक है, in the form of radiations can only that is can only occur when
कैन ओनली अकर, ऐसे बोल सकते हैं व्हेन, कब अकर करेगा, जब वो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक जंप करेगा तो उसी वक्त वो एनर्जी का एमिशन करेगा या अब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन तब होता है जब उसकी, और मैं ये तो बता चुका कि जिस स्टेशनरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो तो कहलाती है उसकी ग्राउंड स्टेट, दैट वन इज कॉल्ड इट्स ग्राउंड स्टेट, उसको हम उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी शेल में जाता है, दैट वन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट, उसको हम उसकी एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, दैट वन इज कॉल्ड इट्स एक्साइटेड स्टेट, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी दो स्टेट्स बनती है, दैट इज ग्राउंड स्टेट एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दैट वन इज के एल एम एन, ऐसे एनर्जी शेल्स को हम दे सकते हैं, दैट इज 3 and 4, ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये जो मेन पोस्टुलेट्स इसके 6-7 थे, ठीक है, इनके कुछ एक एडवांटेजेस भी थी। इसके अलावा उसने ये पॉइंट बताए थे कि अगर किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी हम एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी हम उस ऑर्बिट की रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशंस के लिए जो वेलोसिटी है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने 3-4 फॉर्मूले दिए थे, ठीक है। तो अगर मुझे रेडियस ऑफ वेरियस, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट की अगर मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ऐसे कोई एक न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, जिस पाथ में मूव कर रहा है, दैट वन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, उसको हम ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका 1, 2, 3 ऑर्बिट आपके पास बन रही है, इसकी अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, दैट रेडियस कैन बी फाइंड आउट बाय, इसकी कैलकुलेशन नतीजन बता रहा हूँ, रिजल्ट बता रहा हूँ कि दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटर इज ऑलवेज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखोगे आप, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। फिर n इज द n स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट आपने लेनी है, ठीक है। और ये जो आपके पास आती है दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब ऐसा एटम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम कौन कौन से होंगे, जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं बताऊं, जैसे लिथियम है, तो लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो लिथियम 2 पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। तो इसका लिथियम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मुझे अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम्स, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इज द रेडियस ऑफ दैट, ठीक है। तो हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रेडियस के अलावा मुझे अगर फाइंड आउट करना है एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, इसको हम वेरियस यूनिट में निकाल सकते हैं। तो एनर्जी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू, याद रखोगे, दैट इज इक्वल टू, मैं तो रिजल्ट लिख रहा हूँ, 21.79 इंटू 10 रेज की पावर माइनस 19 अपॉन, ये रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। 19 अपॉन आपके पास आता है n स्क्वेयर, दैट इज n स्क्वेयर, थोड़ा सीरियस लिखता हूँ, दैट इज n स्क्वेयर, ठीक है, इंटू जेड, ठीक है। तो n स्क्वेयर जूल पर एटम्स में अगर मुझे लेना है, ठीक है, जूल पर एटम्स, ठीक है, जूल पर एटम्स, तो इसकी वैल्यू आपके पास बन जाती है, दैट वन इज, ये रिजल्ट थोड़े आपके पास 2-4 रिजल्ट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर एटम में भी निकाल सकते हो, किलो कैलोरी पर एटम में भी निकाल सकते हो, या किलो जूल पर एटम में बताऊं तो दैट इज इक्वल टू, दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू -1312, दैट इज 1312 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाती है, दैट इज किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो हमारे पास ये यूनिट्स याद रखनी है। इसी तरह से हमारे पास अगर मुझे निकालनी है, जैसे अगर एनर्जी की मुझे अगर वैल्यू अगर लिखूं, तो दैट इज एनर्जी ऑफ n ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल, मैं रिजल्ट लिख देता हूं यहाँ पर। एक और हमारे पास बनता है, दैट इज -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये बनती है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम लेते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास तो 3-4 रिजल्ट हमारे पास आते हैं। n इज द नंबर ऑफ शेल्स, जो एनर्जी शेल्स है, फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट के 1 पुट कर देंगे, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन 2 पुट कर देंगे, थर्ड में थर्ड शेल 3 पुट कर देंगे। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास दैट इज
द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हम इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी के लिए जैसे हमें बताया वो कि mvr, मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला दैट इज m। वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है दैट इज वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो दैट इज वेलोसिटी के लिए हमारे पास रिजल्ट बन जाता है, तो वेलोसिटी के लिए मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो ये हमने रिजल्ट अभी पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ इसका यूज करके हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक इसके पॉइंट्स जिनकी हेल्प से हम इसका एनर्जी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं और उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेन इसकी नेक्स्ट इसकी आते हैं इसकी, अब ये जो मॉडल था इसकी भी कुछ एक ड्रॉबैक थी बेटा। ठीक है, कुछ एक कमियां थी। ठीक है, तो इसकी फेलियर से जो ड्रॉबैक्स थी वो क्या क्या थी, दैट इज ड्रॉबैक्स। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहले तो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक थी उनको रिमूव किया था। वो रिमूव क्या क्या की थी इसने, इसकी कुछ एडवांटेजेस थी। तो एडवांटेजेस में तो ये था कि जो हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन के लाइक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में फेल था। इसको एक्सप्लेन करने में बोहर मॉडल जो था इसको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है उसको भी एक्सप्लेन करने में फेल था। तो उसको भी वो बता रहा था कि एक बोहर ने कहा था कि सर्टेन पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना कि, और वो सर्टेन पाथ जो वो दैट वन इज द, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH अपॉन 2 पाई के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये उसने 2-3 प्लस पॉइंट दिए थे, इसकी एडवांटेजेस थी। इसका सबसे जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर रहा था, पर ऐसा स्पेक्ट्रा मतलब ऐसा एटम जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस एटम में, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको एक्सप्लेन करने में ये फेल था। ठीक है, तो डज नॉट, मैं ऐसे बोल सकता हूँ डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा। आपने अब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा पीछे पढ़ा आपने। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रा क्या होता है हमारे पास, स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है कि जब भी हम व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है डिफरेंट लाइंस में, तो वहां पर एक स्पेक्ट्रम बनना शुरू हो जाता है, एक लाइन का स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो वो हाइड्रोजन गैस में से अगर पास करते हो तो वहां पर एक स्पेक्ट्रम, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास बनता है। ठीक है, तो ये जो है वो इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, एक स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बोल लो सीधे, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन या एटम विच हैज 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं। ठीक है, उनके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन करने में फेल था। ठीक है, इसके अलावा मेन और इसकी ड्रॉबैक थी, तो जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है बेटा, मेन उसका एक पोस्टुलेट ये था कि अब जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है उसकी स्प्लिटिंग होती है, उसको जब हम जो स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी उनको जब हम उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसके ऊपर 2 इफेक्ट बनते हैं, एक बनता है जीमन इफेक्ट और एक बनता है स्टार्क इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हमारे पास किसी स्पेक्ट्रम लाइन का जो स्पेक्ट्रम है उनकी स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। ठीक है, एंड ऑन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑन अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। तो वो स्प्लिटिंग क्यों हो रही है इसको एक्सप्लेन करने में भी ये फेल था। तो मैं सीधा लिख रहा हूं डज नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ, डज नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन ऑन अप्लाइंग, मैं सीधे लिखता हूं ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब हम उसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट जो बनता है उसको एक्सप्लेन करने में ये फेल था। ठीक है, इसके अलावा और इसकी मेन जो ड्रॉबैक थी बेटा, एक आगे पढ़ोगे डी ब्रॉगली कंसेप्ट, जो हमारे पास किसी एक मैटर के वेव नेचर को, मतलब किसी एक वेव नेचर को और मैटर नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए रहता है। ठीक है, तो ये डी ब्रॉगली कंसेप्ट जो था उसको सेटिस्फाई करने में भी ये अनेबल था। तो हम बोल सकते हैं इट डू नॉट गिव द एग्रीमेंट विद, दैट इज इट डज नॉट एक्सप्लेन, मैं सीधा लिख रहा हूं डू नॉट एक्सप्लेन डी ब्रॉगली लॉ। डी ब्रॉगली
कंसेप्ट, जो डी ब्रोगली कंसेप्ट था, ठीक है, और एक पढ़ोगे आप हीजनबर्ग कंसेप्ट, ठीक है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड मैं सीधे लिख रहा हूँ एंड हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो इसको भी ये एक्सप्लेन करने में फेल था, ठीक है। तो इन दो कंसेप्ट को बताने में भी ये फेल था। इसके अलावा ये वाला मॉडल जो था, इसमें एक दो और ड्रॉबैक थी, जिसमें हमारे पास ये था कि इस मॉडल की हेल्प से हम किसी एटम का केवल 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता सकते हैं। इसने केवल ये बताया कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो सर्कल बेटा कैसे बनता है, सर्कल हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल गोल चीज होती है स्फीयर, वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द, तो इसके अकॉर्डिंग एटम जो था वो 2 डायमेंशनल था, वो 3 डायमेंशनल नहीं था। तो 3 डायमेंशनल अगर एटम और कोई मैटर अगर एटम का बना हुआ है, ठीक है, तो उसकी 2 डायमेंशनल फिगर होगी, 3 डायमेंशनल फिगर तो आएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इट डज नॉट एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल, ठीक है, डज नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल मॉडल, 3 डायमेंशनल मॉडल, इसके 3 डायमेंशनल मॉडल्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था।